कहानी की शुरुआत सूफी नाम की एक नटखट सी लड़की से होती है जो पिछले लंबे वक्त से काफी सारे बच्चों के साथ लंदन के एक अनाथालय में रहती है। मगर आज के दिन इसे अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। सूफी ने तुरंत खिड़की को खोला और पाया कि कुछ नशेड़ी लोग काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं। सूफी ने तेज आवाज में कहा, अपना ये शोर शराब बंद करो, तुम्हारी वजह से बच्चे सो नहीं पा रहे। तभी एक शराबी बोला, ज्यादा बच्ची बच्ची मत करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, गुस्सा उतार देंगे, समझे? सूफी की कड़क आवाज ने शराबियों के अंदर डर बैठा दिया, जिससे शराबी अपने कदम पीछे रखने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद सूफी ने खिड़की को लॉक किया और सुकून के साथ एक किताब को लेकर कहानी पढ़ने लगी। मगर इसे फिर से बाहर से कुछ तेज आवाज आती है। आवाज को सुनते ही सूफी तुरंत खड़ी हुई और बाहर देखने के लिए आ गई, जहां पर इसने पाया कि एक विशाल हाथ नीचे गिरी हुई बाल्टी को सीधा कर रहा है। इतने बड़े हाथ को देखकर सूफी की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तक कि इस विशाल आदमी ने सूफी को भी देख लिया। सूफी जल्दी से वापस अपने बिस्तर में जाकर छिप गई, लेकिन इस विशाल आदमी ने सूफी को इसके बिस्तर के साथ ही उठाया और तेजी के साथ यहाँ से भागने लगा। तभी रास्ते में एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। इसको देखते ही यह विशाल आदमी चालाकी से छुप गया। मतलब साफ था कि विशाल आदमी अपने आप को किसी और को नहीं दिखाना चाहता। अपनी पूरी रफ्तार के साथ यह आदमी चट्टानों पर छलांग लगाते हुए काफी दूर चला गया और देखते ही देखते एक छलांग इस विशाल आदमी ने सीधा बादलों में लगाई और एक दूसरी दुनिया में आ पहुंचा। एक ऐसी दुनिया जहां पर इंसानों का नाम और निशान नहीं था। इस दुनिया में बड़े बड़े दैत्य रहा करते हैं। सूफी को जो विशाल आदमी लेकर आया है, इसका नाम है BFZ। अपने घर पहुंचकर सबसे पहले सूफी को एक खूंटी में टांका और खुद एक बड़े हथियार की धार को तेज करने लगा। लटकी हुई सूफी ने तुरंत समझ लिया कि अब यह मुझे काटकर खाने वाला है। सूफी किसी तरह से इस लटके हुए कपड़े से निकलकर एक खिड़की के पास आ पहुंची। सूफी अपनी पूरी ताकत के साथ खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर गलती से इसका पैर यहाँ पर मौजूद एक वस्तु से टकरा गया, जिससे हल्की सी आवाज पैदा हो गई और यह आवाज पास में मौजूद BFZ को सुन गई। सूफी को इस तरह से खिड़की के पास खड़ा हुआ देखकर BFZ ने समझ लिया कि यह लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। गुस्से के साथ BFZ बिल्कुल इसके करीब आया और इससे कहा, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमको भूख लगी है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। इतना कहते ही BFZ ने सूफी को अपने बर्तन में लिया और इसे उछालते हुए कुछ ही दूर लाकर नीचे रख दिया। फिर BFZ ने एक बड़े तेज धार वाले चाकू को उठाया और सामने रखी ककड़ी नाम की सब्जी को काटने लगा। इसी वक्त सूफी ने कहा कि मैं कहाँ हूँ। BFZ बोला, तुम दैत्यों के देश में हो। तो यह सुनते ही सूफी काफी ज्यादा डर जाती है। इसी वक्त BFZ ने बाहर से कुछ आवाज सुनी, जहाँ पर काफी सारे BFZ से भी खतरनाक दैत्य मौजूद हैं। डरते हुए सूफी ने BFZ से कहा, क्या अब तुम मुझे खाने वाले हो? BFZ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं दैत्य हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इंसानों को खाता हूँ, मैं सिर्फ हरी सब्जियाँ खाता हूँ। यह सुनकर सूफी को राहत की सांस मिली। सूफी पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? BFZ ने बताया, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम पूरी दुनिया में इस बात को फैला देती कि मैंने एक बड़ा सा इंसान देखा है। इसके बाद इंसान अपने पूरे हथियारों के साथ मुझे ढूंढने लग जाते हैं और आखिर में मुझे जेल में बंद कर दिया जाता है। और वैसे भी तुम छोटी सी ही तो लड़की हो, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कोई ज्यादा बड़ी चोरी थोड़ी की है। हाँ, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। सूफी ने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और तुम मुझे एक अनाथालय से लेकर आए हो। मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी वो मर गए। यह सुनकर BFZ को थोड़ा बुरा लगता है और सूफी से माफी मांगता है। सूफी रिक्वेस्ट करते हुए BFZ से कहती है कि प्लीज मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ। BFZ ने कहा, अगर मैं तुझे वापस छोड़ने गया तो तुम लोगों को हमारे बारे में बता दोगी, इसलिए तुम्हारी पूरी बची खुची जिंदगी मेरे साथ ही बीतने वाली है। सूफी बोली, तुम मुझे यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि मैं चुपके से यहाँ से निकलकर भाग जाऊंगी। BFZ ने बताया, अगर तुम यहाँ से बाहर भागी तो बाहर मौजूद बाकी दैत्य जो बेहद खतरनाक हैं, वह तुम्हें कच्चा चबा देंगे, इसलिए यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। BFZ ने सूफी को पकड़ा और नाव के एक ऊपर के हिस्से में रख दिया। अब BFZ ने एक छोटी सी कांच की बोतल को निकाला, जिसके अंदर नीले कलर का कुछ अजीब सी चीज मौजूद है। दूर से देखकर सूफी ने सवाल किया, BFZ ये क्या है? BFZ ने बताया कि इसके अंदर सपना कैद है। सूफी बोली, लेकिन मुझे तो सपने आते ही नहीं है क्योंकि मैं सोती ही नहीं। मुझे तो सपने आते ही नहीं, मैं सोती जो नहीं हूँ। अब BFZ सूफी की किताब को लेकर इसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। BFZ को पढ़ते हुए देख सूफी को अजीब लगता है कि यह पढ़ भी सकता है। BFZ बड़े ही प्यारे अंदाज में इस किताब को पढ़ रहा है। सूफी भी चुपचाप इसको पढ़ते हुए देखने लगती है और देखते ही देखते इसे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं और नाव के ऊपर वाले हिस्से में ही सो जाती है। सूफी के सो जाने के बाद BFZ ने तुरंत अपने एक सीक्रेट दरवाजे को खोलकर एक दूसरे रूम में जा पहुंचा, जहां पर इसने काफी सारी कांच की बोतल को रखा हुआ है, जिसके अंदर काफी सारे सपने कैद हैं। BFZ ने एक कांच की बोतल को उठाया
जिसके अंदर लाल कलर का सपना कैद है। और इस सपने को बीएफजी ने सूफी के लिए दिखाया। अचानक से सूफी की आंखें खुल गईं। इसने देखा कि बीएफजी गहरी नींद में सोया हुआ है। इसी पल का फायदा उठाकर सूफी ने तुरंत अपने कदम बाहर की ओर रखे और यहाँ से भागने लगी। मगर कुछ ही दूर जाने पर सूफी को यहाँ पर रह रहे एक बेहद विशाल दैत्य ने पकड़ लिया। दूर से ही बीएफजी भी इस नजारे को देख रहा है। सूफी ने जोर से बीएफजी के लिए आवाज लगाई कि मेरी मदद करो, मगर इस बार बीएफजी भी वापस अपने घर के अंदर जाने लगा और दरवाजे को बंद कर दिया। इसके बाद यह बड़ा सा दैत्य सूफी को जिंदा ही अपने मुंह के अंदर ले जाता है। मगर तभी सूफी की घबराते हुए आंखें खुल जाती हैं। मतलब साफ था कि यह सिर्फ सूफी का एक सपना था और इस सपने को बीएफजी ने सूफी के लिए दिखाया है। पास में मौजूद बीएफजी को देखकर सूफी ने तुरंत समझ लिया कि यह सब इसका ही काम है। सूफी ने तेज आवाज में कहा, बीएफजी, ये आपका काम था ना? बीएफजी बोला, हाँ, और तुम जैसी छोटी लड़की को हम जैसे बवाल आदमी के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। तभी बीएफजी यहाँ पर एक शरबत को गिलास में डालने लगता है। सूफी ने पूछा, आखिर ये क्या है? बीएफजी ने बताया कि यह ककड़ी शरबत है। सूफी ने ध्यान से शरबत को देखा तो इसने पाया कि इस शरबत में बुलबुले ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। और बीएफजी से कहा कि इस शरबत के बुलबुले नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो बुलबुले ऊपर की तरफ निकलते हैं। बीएफजी ने बताया कि इसे पीने के बाद गंदी डकार नहीं आती बल्कि मजेदार पाद निकलते हैं। बीएफजी ने शरबत को पिया और उसके तुरंत बाद इसने जोरदार पाद मारी। यह देखकर तो सूफी भी एक पल के लिए हैरान रह गई। अचानक से बीएफजी ने महसूस किया कि बाहर से कोई हमारी ही तरफ आ रहा है। हल्का सा बाहर झांक कर देखा तो पाया कि एक दूसरा दैत्य जो इंसानों को खाता है मेरे घर में आ गया। और आते ही इस दैत्य ने बीएफजी से बोला, कैसे बकबकिया रहा था चिरकुट? बीएफजी ने बताया, कोई नहीं, और तुम्हारी नींद आज इतनी जल्दी कैसे खुल गई? जिस पर दैत्य ने कहा, और ही पटार पटार से नींद हराम हो गई। यहीं पर सूफी जो इस विशाल दैत्य को देखकर पास में मौजूद छोटी मोटी चीजों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। अब बीएफजी ने जैसे ही पानी से भरी एक टोकरी को उठाया तो दैत्य पानी को देखकर डरने लगा। मतलब साफ था ये दैत्य पानी से डरते हैं। दैत्य ने अपनी भारी नाक से सूंघते हुए महसूस किया कि आसपास कोई इंसान मौजूद है और बीएफजी से कहा, बता रहे चिरकुट, तुम किससे बातें फूंक रहे थे? बीएफजी ने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन इस दैत्य को पता लग जाता है कि पास में कोई इंसान मौजूद है। पास में मौजूद सूफी इस ककड़ी के अंदर घुसकर छुप जाती है। इसी वक्त दैत्य ने इस ककड़ी को उठाया। बीएफजी ने कहा, तुम इस ककड़ी को खा सकते हो? दैत्य बोला, वैसे तो हम इन हरी सब्जियों को खाते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसके अंदर से बेहद शानदार खुशबू आ रही है। बीएफजी को भी इस बात का पता नहीं था कि इसके अंदर सूफी छिपी हुई है। दैत्य बिल्कुल इस ककड़ी को खाने ही वाला था कि तभी बीएफजी को सूफी के हल्के से पैर दिखाई पड़े। ये देखते ही बीएफजी ने दैत्य से कहा कि तुम तो सब्जियां खाते ही नहीं हो, तो आज क्यों खा रहे हो? ये सुनते ही दैत्य ने गुस्से के साथ ककड़ी को नीचे फेंक दिया और इसे अपने पांव से कुचलना ही वाला था कि तभी एक बार फिर से बीएफजी ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया। इतना सब होने के बाद दैत्य यहाँ से बाहर की तरफ निकल पड़ता है। दैत्य के जाते ही सूफी ककड़ी से बाहर निकली जो अब पूरी तरह से गंदी हुई पड़ी है। इसके बाद बीएफजी ने इसे अपने हाथ पर लिया और सूफी को अपने गुप्त रूम में लेकर आ गया, जहां पर इसने कांच की बोतल के अंदर काफी सारे तरह तरह के सपनों को कैद करके रखा हुआ है। यहाँ लाकर सबसे पहले तो बीएफजी सूफी को पानी की बौछार के नीचे अच्छे से नहलाता है और फिर इसे कुछ कपड़े पहनने को देता है। सूफी एक बड़े कपड़े के अंदर छिपकर यहाँ पर मौजूद कपड़ों में से कुछ कपड़े पहने लगती है। तब तक यहीं पर मौजूद बीएफजी भी सूफी के रहने के लिए एक नई जगह तैयार करने के लिए उसे अच्छे से साफ करके इसके सारे बिस्तर को परफेक्टली सेट कर देता है। तब तक सूफी ने भी कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। बीएफजी ने जैसे ही सूफी के पास इन पहने हुए कपड़ों को देखा तो इसे किसी की याद आ गई और इसका चेहरा मुरझा गया। बीएफजी को इस तरह से मुरझाया हुआ देखकर सूफी ने वजह पूछी, लेकिन बीएफजी ने बात को खत्म करते हुए इसे कोई वजह नहीं बताई। काफी सारी कांच की बोतलों को देखकर सूफी ने बीएफजी से सवाल किया, आखिर इन बोतलों में है क्या? बीएफजी ने बड़े ही शिद्दत से बताया कि इन सभी में अच्छे बुरे हर तरह के सपने कैद हैं और मैं यही काम करता हूँ। मैं सपनों को पकड़ता हूँ और उन्हें इन बोतलों में बंद करता हूँ। सूफी ने कहा कि मैं भी आज से तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, मैं भी सपने पकड़ना चाहती हूँ। लेकिन बीएफजी इसे अपने साथ काम करने से मना कर देता है, क्योंकि बीएफजी को सपने पकड़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाना पड़ता था। बीएफजी का मानना था कि अगर मैं इसे यहाँ से बाहर ले गया तो बाहर मौजूद बाकी दैत्य सूफी को कच्चा ही चबा देंगे। मगर सूफी बात पर अड़ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सपना पकड़ने जाना है। सूफी के बार बार कहने पर बीएफजी इसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब जैसे ही सुबह हुई तो बीएफजी सूफी को लेकर हल्का सा बाहर निकला। बाहर आते ही इन्होंने बिल्कुल अपने सामने काफी सारे दैत्यों को पाया जो गहरी नींद में सो रहे थे। बीएफजी सूफी को अपने कंधे पर बैठाकर अपने धीमे कदमों के साथ इन सभी के बीच से निकलकर आगे जाने की कोशिश करता है। बीएफजी लगभग यहाँ से निकल ही गया था कि तभी अचानक से एक दैत्य ने बीएफजी के पैर को पकड़ लिया, जिससे बीएफजी सीधा जमीन पर आ गिरा। यहीं पर मौजूद सूफी जल्दी से खड़ी हुई और कुछ झाड़ियों में छुपते छुपते भागकर
एक गाड़ी में जाकर छिप गई। बीएफजी के गिरते ही यहाँ पर मौजूद सभी दैत्य जाग उठे। सभी दैत्यों के सरदार ने बीएफजी को उठाया और उसे कहा, दिन दहाड़े कहाँ चल पड़े बेचिरकुट, मुझे पता है तुम्हारी वजह से इंसानों को हमारी दुनिया के बारे में पता लग जाएगा। अब इन्होंने बीएफजी के साथ कुछ देर मस्ती करने का प्लान बनाया। बीएफजी को पकड़ा और एक दैत्य ने बीएफजी को फेंकते हुए दूसरे दैत्य की तरफ फेंक दिया। इसके बाद एक दैत्य ने बीएफजी को अपने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से एक गाड़ी को उठाया और ऊंची एक चट्टान पर चढ़ने लगा। इसने बीएफजी को गाड़ी के ऊपर रखा और ऊंची चट्टान से सीधा नीचे की तरफ भेज दिया। इसके सामने से दूसरा दैत्य जो 2 गाड़ियों पर चलकर सामने से आ रहा था, बीएफजी की गाड़ी की तरफ आ रहा है। हमने देखा कि यह दैत्य जिन्हें 2 गाड़ियों के ऊपर खड़ा है, उनमें से एक गाड़ी के अंदर सूफी मौजूद है। अब जैसे ही दोनों गाड़ियां आपस में बिल्कुल टकराने वाली थीं कि तभी सूफी ने गाड़ी के हैंडल को अपनी पूरी जान के साथ एक तरफ मोड़ दिया, जिससे गाड़ी के ऊपर खड़ा दैत्य इसकी टांगें चौड़ी हो गईं और धड़ाम से बुरी तरह से जमीन पर आ गिरा। इस नजारे को देखकर सभी दैत्य जोर जोर से हंसने लगे। अब एक दैत्य ने बीएफजी के कान को पकड़कर इसे ऊपर उठा लिया। इसी वक्त बीएफजी ने कहा कि देखो, काले बादल मंडरा रहे हैं, बारिश आने वाली है। इतना कहते ही आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। अपने ऊपर पानी के गिरते ही सभी दैत्य जल्दी जल्दी से पास में बनी गुफाओं में जा छुपे। इसी वक्त बीएफजी ने अपने बैग को खोला और सूफी को इसके अंदर छुपाकर अपने आगे के रास्ते पर चल पड़ा। गुफाओं में छुपे दैत्यों के सरदार को अपने पांव में एक कंबल को चिपका हुआ पाया, जो असल में सूफी का था। इन्होंने कंबल को सूंघते ही तुरंत पता लगा लिया कि इसमें से एक इंसान की सुगंध आ रही है। मतलब साफ है कि यहाँ वाकई में एक इंसान मौजूद है और उसके बारे में जरूर बीएफजी को पता है। वहीं हम बीएफजी को देखते हैं जो अपना काफी लंबा सफर करता है। चलते चलते पूरा दिन निकल गया और रात हो गई। एक लंबे सफर के बाद बीएफजी सूफी को लेकर उस जगह पर आ गया जहाँ से बीएफजी सपनों को कांच की बोतल में कैद करता है। यहाँ पर सूफी ने एक पेड़ पर काफी सारी चमकीली चीजों को देखा। पास में एक पानी का छोटा सा तालाब, जिसके अंदर बीएफजी ने सीधा डुबकी लगा दी और दूसरी तरफ चला गया। अब बीएफजी ने सूफी से भी पानी में डुबकी लगाने को कहा। बीएफजी के कहने पर सूफी पानी में डुबकी लगाती है। यहाँ पर आकर सूफी ने एक दूसरा शानदार नजारा देखा। पूरा एरिया चमकीली रोशनी से भरा हुआ है। एक पेड़, इसके पत्तों में से कुछ अजीब सी चमकीली चीज नीचे गिर रही है। बीएफजी ने बताया कि यहीं से सपनों की शुरुआत होती है। इसी वक्त बीएफजी की नजर एक अनोखे सुनहरे कलर के सपने पर पड़ी। बीएफजी ने तुरंत इसे पकड़ने का फैसला किया, लेकिन यह सपना काफी ज्यादा फुर्तीला था और बीएफजी के इधर उधर घूमते हुए बीएफजी को ही नीचे गिरा देता है। लेकिन अंत में आकर बीएफजी किसी तरह से इस सपने को पकड़ता है और अब इसे सूफी के हाथ में भी देता है। सूफी को यह देखकर बेहद अच्छा लगता है। अब इन्होंने इस सुनहरे सपने को एक कांच की बोतल में कैद कर लिया और बीएफजी ने सूफी से कहा कि तुम यहाँ से और सपना पकड़ लो। सूफी के दूर जाते ही बीएफजी ने इस बोतल के ऊपर सूफी ड्रीम लिखा। मतलब साफ है कि यह सपना सूफी का है। यहीं पर हम सूफी को देखते हैं जो आसपास उड़ रहे सपनों के पीछे पड़ी हुई है। तभी एक सपना सूफी के अंदर ही घुस जाता है। सूफी छल उछलकर इस सपने को अपने अंदर से बाहर निकालती है, मगर इसी वक्त एक दूसरा लाल कलर का सपना यहाँ आकर पहले वाले सपने को यहाँ से भगा देता है। अब किसी तरह से सूफी इस लाल वाले सपने को पकड़ लेती है। दूर से बीएफजी जब इस लाल सपने को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि यह सपना खतरनाक था। बीएफजी तुरंत इसके पास आया और जल्दी से इस सपने को लिया और थोड़ी दूर जाकर इसे एक बोतल में कैद कर दिया। इतना करने के बाद यह दोनों वापस जाने लगते हैं। जाते हुए सूफी बीएफजी से कहती है कि आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी फरिश्ते जी। बीएफजी बोलता है, तुम जो चाहो हमें बोल सकते हो। सूफी कहती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। बीएफजी बताता है कि इंसानों को सपने दिखाने। अब बीएफजी सूफी को लेकर इंसानों की दुनिया में आ जाता है। यहाँ आते ही बीएफजी ने बोतल से सपनों को निकाला और एक पुंगी में भरकर अपने मुंह से हल्की सी फूंक मारी, जो सीधा उड़ते हुए यहाँ पर मौजूद एक बच्चे के मुंह में चला गया और बाकी तो सपने बच्चों के पेरेंट्स के मुंह में चले गए। अब इन्हें सपने आने शुरू होते हैं। ये सपना एक बेहद शानदार सपना था। इस सपने में ये छोटा लड़का प्रेसिडेंट से काफी अच्छे से बातें करता है। सपने में छोटा लड़का अपने आप को एक ऊंचे ओहदे पर पाता है। इसके बाद ये दोनों वापस यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त सूफी की नजर बाकी दैत्यों पर पड़ी जो बच्चों को उठाकर यहाँ से ले जा रहे थे। ये देखते ही सूफी ने बीएफजी से कहा कि हमें इन्हें रोकना होगा, वरना अगले कुछ दिनों में यह दैत्य सभी इंसानी बच्चों को लेकर खा जाएंगे। बीएफजी ने देखा कि सूफी का कंबल जहाँ पर नहीं है। इसे तुरंत समझ आ गया कि सूफी का कंबल दैत्यों वाली दुनिया में गिर गया और अब तक तो इन दैत्यों को यह भी पता चल गया होगा
कि इस दुनिया में भी एक इंसान है। मतलब साफ है कि अब उन्हें सूफी के बारे में पता चल गया। अब जैसे ही अगली सुबह सूफी की आंखें खुलती हैं तो सूफी अपने आप को अनाथालय के सामने पाती है। सूफी खड़ी होकर जोर जोर से बीएफजी के लिए आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे ही आसपास हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। ये सुनकर बीएफजी सूफी के सामने आता है। बीएफजी इसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा कंबल हमारी दुनिया में रह गया है और अब तक उन दैत्यों को तुम्हारा कंबल मिल गया होगा, जिससे उन्हें पता चल गया होगा कि इस दुनिया में भी इंसान है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम वहां पर गई तो वह तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। मगर सूफी बार बार बीएफजी के साथ जाने की जिद करती गई। बीएफजी एक बार फिर से इसे समझाते हुए कहता है कि एक बार पहले भी तुम्हारी ही तरह मुझे एक छोटी लड़की ने देख लिया था और मैं उसे भी तुम्हारी ही तरह अपनी दुनिया में ले गया था, लेकिन एक दिन एक गलती के चलते उन दैत्यों को उसे लड़की के बारे में पता चल गया। मैंने उसे बचाने के लिए हर कोशिश की, मगर उन्होंने उस मासूम सी लड़की को मार दिया। और जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े भी उसी मासूम सी लड़की के हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो जैसा उस लड़की के साथ हुआ था, इसलिए मेरी बात मानो और यहीं पर रुक जाओ। मगर अब सूफी रोने लगती है और कहती है कि मैं उन दैत्यों से नहीं डरती, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। सूफी की आंखों में आंसू देखकर एक पल के लिए तो बीएफजी का दिल भी पिघलने लगता है, मगर फिर भी बीएफजी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता और इसे रोता हुआ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। रात होते ही सूफी बाहर बालकनी में आकर जोर जोर से बीएफजी के लिए आवाज लगाती है और कहती है, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। अगर तुम मुझे अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकते तो ठीक है, मैं ऊपर से कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। सूफी ने बिना देर किए ऊपर से सीधा नीचे की ओर छलांग लगाई। जैसे ही सूफी बिल्कुल जमीन से टकराने वाली थी कि तभी हवा में ही बीएफजी ने इसे अपने हाथों में भर लिया और अब इसे इमोशनल भरी निगाहों से देखने लगा। मतलब साफ है कि बीएफजी को भी सूफी से मस्त वाला लगाव हो गया है। बीएफजी के चेहरे को देखकर साफ लग रहा है मानो सूफी बीएफजी की बेटी है। इसके बाद बीएफजी सूफी को लेकर अपनी दुनिया में वापस जाने लगता है। हालांकि यह रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं था, मगर अब हालात ऐसे आ गए थे कि बीएफजी सूफी को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही यह अपनी दुनिया में पहुंचते हैं तो तभी एक छिपा हुआ दैत्य, जो शायद पहले से ही बीएफजी के आने का इंतजार कर रहा था, इसे देख लेता है। इस दैत्य के पास पहले से ही सूफी का वह कंबल भी मौजूद है। मतलब इसे पता है कि बीएफजी के साथ जरूर कोई इंसान भी रहता है। अब जब यह दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं तो दोनों आपस में उन दैत्यों से बचने के लिए कुछ विचार सोचने लगते हैं। मगर इसी पल यहाँ पर वह सभी दैत्य सूफी के कंबल को लेकर आ जाते हैं और बीएफजी से कहते हैं कि देखो इस कंबल को, यह इंसानों का कंबल है, तो जल्दी से बताओ इंसान कहाँ पर है, हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से अपनी भूख को मिटाना है। बीएफजी कहता है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, मगर यह दैत्य बीएफजी की बात को नहीं सुनते और इसके पूरे घर में ताबड़तोड़ मचा देते हैं। बीएफजी ने सालों से काफी सारे सपनों को कैद किया हुआ था। उन सभी बोतलों को अब इन्होंने तोड़ दिया, जिससे सभी सपने आजाद होकर पूरे घर में उड़ने लगे। यहीं पर सूफी, जो अपने छोटे से घर में छिपी हुई है, इसी वक्त एक दैत्य बिल्कुल इसके पास आकर अपनी भारी नाक से सूंघने लगता है। मगर तब तक सूफी इस जगह से निकलकर एक दूसरी जगह में छिपकर अपने आप को पानी के बहाव से छुपा लेती है। मतलब काफी सारी छानबीन करने के बाद भी इन दैत्यों को सूफी नहीं मिलती। सूफी भागते हुए एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है, जहां पर इसने काफी सारी छोटी छोटी और सुंदर चीजों को पाया। साथ ही कुछ पेंटिंग्स थीं जिसमें एक छोटी लड़की और उसके सामने बीएफजी मौजूद था। इस तरह की पेंटिंग्स को देखकर सूफी को समझ में आ गया कि यह वही लड़की है जिसे बीएफजी मुझसे पहले यहाँ पर लाया था। यहीं पर मौजूद बीएफजी ने तंग आकर पानी से भरी एक बाल्टी को उठाया और दैत्यों को धमकी दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें पानी से भिगो दूंगा। इस धमकी को सुनकर सभी दैत्यों की हवा निकल गई और जाते हुए कहा कि चिरकुट, कब तक तुम हमसे उस इंसान को बचा कर रखोगे। इनके जाते ही बीएफजी अपने पूरे घर को बिखरा हुआ देखता है। इसने जितने भी सपने कैद किए थे वह सभी उड़कर चले गए। इसकी सालों की मेहनत कुछ ही मिनट में खराब हो गई। यहीं पर सूफी, जिसे यहाँ पर एक रानी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, यह देखकर सूफी को एक खुफिया विचार आया और बाहर आकर बीएफजी से बोला कि हमें इन दैत्यों के बारे में रानी को बताना होगा। इसके तुरंत बाद बीएफजी ने एक सपना बनाया जो बेहद खतरनाक था और इस सपने को बीएफजी रानी को दिखाने वाला है। इस सपने में मौजूद था कि काफी सारे दैत्यों ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया और वहाँ के सभी मासूम बच्चों को अपने साथ ले गए। सपना तैयार होने के तुरंत बाद यह दोनों इंग्लैंड में रानी के महल के पास पहुंचे। यहाँ आते ही बीएफजी ने रानी के पास सपना छोड़ दिया। सपना देखने के बाद जैसे ही रानी की आंखें खुलीं तो इसका चेहरा डरा हुआ दिखाई दे रहा था। इसी वक्त भागते हुए रानी की असिस्टेंट भी आ पहुंची।
रानी ने इसे बताया कि मैंने एक बेहद खतरनाक सपना देखा है कि काफी सारे दैत्य इंग्लैंड के सभी बच्चों को जिंदा ही अपने साथ ले जा रहे हैं। पास में बैठी हुई असिस्टेंट ने न्यूज़पेपर में देखा कि यही खबर आज के अखबार में भी छुपी हुई है। तभी पास की खिड़की से सूफी भी उनके सामने आ गई। सूफी को देखकर रानी तुरंत समझ गई कि ये एक दैत्य के साथ यहाँ पर आई है, क्योंकि यह सब रानी के सपने में हुआ था। रानी ने सूफी से कहा कि तुम्हारे साथ आया हुआ दैत्य कहाँ पर है। सबसे पहले सूफी ने रानी से कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम उसे कोई चोट नहीं पहुंचाओगी। रानी वादा करती है कि मैं उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी सूफी बीएफजी को जोर से आवाज लगाती है। बीएफजी जो कुछ पेड़ की हल्की हल्की सी टहनियों के पीछे से शांति के साथ छुपा हुआ है, सूफी की आवाज को सुनकर आराम से बाहर निकलता है। इसके बाहर आते ही काफी सारे सिपाही इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिपाहियों के हाथ में बंदूक मौजूद है, मगर रानी अपने सभी सिपाहियों को पीछे हटने का आदेश देती है और बीएफजी को अपने पास आने को कहती है। बीएफजी बड़े ही स्वैग के साथ मानो किसी मार्वल पिक्चर का हीरो हो, एकदम से पोज मारते हुए रानी की तरफ बढ़ने लगता है। पास आते ही बीएफजी रानी के सामने कुल बनने के लिए अच्छे से बोलने की कोशिश करता है, मगर बीएफजी खुद अपने सामने इतने सारे इंसानों को देखकर हड़बड़ाया हुआ है, मर जाने साहिबा। इसलिए रानी के सामने फालतू की बातें बकने लगता है। इसके बाद बीएफजी को महल के अंदर लाया जाता है, लेकिन बीएफजी का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे बैठ बैठ कर महल के अंदर चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ दूर आगे आने पर ऊपर लगा हुआ एक कीमती झूमर से टकरा जाता है, जिससे झूमर सीधा जमीन पर आकर गिरकर टूट जाता है। मगर रानी फिर भी इसकी इस गलती पर इसे कुछ नहीं कहती। अब बीएफजी के लिए खाना परोसा जाता है। इसके सामने तरह तरह के खाने मौजूद हैं, जिसे बीएफजी बड़े ही अंदाज के साथ खाने लगता है। इस खाने को खाने के बाद बीएफजी कह रहा है कि मैं हमेशा से सिर्फ एक ही तरह का खाना खाता हुआ आया हूँ, जिसका नाम ककड़ी खाना है। अब बीएफजी अपने बैग से ककड़ी शरबत वाली बोतल को निकालता है और सभी को पीने के लिए कहता है, जिस पर सूफी इशारों में मना करते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि सूफी को पता है कि इसे पीने के बाद क्या होता है। मगर बीएफजी इसकी बात को नहीं मानता और थोड़ा थोड़ा सभी के लिए पीने को देता है। जैसे ही सभी ने शरबत को पिया तो सभी के अंदर से हरी रंग की पाद निकलने लगी। इसी वक्त यहाँ पर इंग्लैंड की आर्मी भी आ पहुंची। बीएफजी के सामने नक्शे को रखा गया और इससे पूछा कि आखिर दैत्य देश कहाँ पर पड़ता है। लेकिन बीएफजी की उंगली इतनी ज्यादा बड़ी थी, यह पूरा नक्शा इसके सामने काफी छोटा था और नक्शे को बताते बताते अपनी उंगली को नक्शे से बाहर निकालकर दैत्य देश को बताता है, जिससे यहाँ पर मौजूद आर्मी को ठीक तरह से पता नहीं लग पाता कि आखिर बीएफजी ने दैत्य देश को नक्शे में कहाँ पर बताया है। जिस पर आखिर में रानी कहती है कि बीएफजी तुम्हारे आगे आगे जाएगा और तुम उसके पीछे पीछे जाओगे। इसके अगले ही पल बीएफजी दैत्य देश की तरफ निकल पड़ा। इसके पीछे पीछे आर्मी भी हेलीकॉप्टर के साथ आ रही है। यह दोनों जल्दी से आकर अपने घर में एक नया सपना बनाने लगते हैं। इस सपने के अंदर बीएफजी ने इस बार काफी सारे सपनों को मिलाया हुआ है। सपनों को लेकर बीएफजी और सूफी दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं और कुछ देर दोनों आपस में इमोशनल बातें करते हैं। अब बीएफजी सपने को इन दैत्यों के पास छोड़ते ही वाला था कि तभी याद आता है कि जिस पुंगी से मैं फूंक मारकर सपनों को छोड़ता हूँ, उसे तो मैं शहर में ही रानी के महल में छोड़ आया हूँ। इतने में ही सूफी चुपके से इस कांच की बोतल, जिसमें काफी सारे सपने एक साथ मिलकर कैद हो रखे हैं, इसे लेकर बिल्कुल सामने सो रहे दैत्यों के बीच में आ जाती है। मगर तभी अचानक से इन सभी के सरदार दैत्य की आंखें खुल जाती हैं और वह सूफी को पकड़ने चलता है। मगर तब तक सूफी हिम्मत दिखाते हुए कांच की बोतल को फोड़ देती है, जिसके अंदर से काफी सारे सपने बाहर निकलते हैं और इन सभी के मुंह के अंदर घुस जाते हैं। सपनों के अंदर घुसते ही इन सभी के साथ अजीब सा होने लगता है। सभी दैत्य अपनी अंदर की बुराई को देख पाते हैं कि हम कितने बुरे हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। मगर जो इन सभी का सरदार था, वह अपने अंदर सपने को नहीं घुसने देता और उसे पकड़कर चींटी की तरह मसल देता है और अब सूफी को मारने ही वाला था कि तभी इस बार बीएफजी यहाँ आकर दैत्य के हाथ में धक्का मारता है। तभी पीछे से आर्मी भी अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ पर आ पहुंची और उन्होंने ऊपर से ही सबसे पहले दैत्यों के सरदार को पकड़ लिया। ये देखकर बाकी सभी दैत्यों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन आर्मी ने एक के बाद एक सभी को अपनी जकड़ में ले लिया और इन्हें हेलीकॉप्टर के सहारे इन्हें हवा में उड़ाकर यहाँ से ले जाने लगती है। दूर जाते हुए देखा सभी दैत्यों को बीएफजी को एक बेहद सुकून का पल महसूस होता है और इसके चेहरे पर हमें काफी शानदार हंसी देखने को मिलती है। वहीं आर्मी इन सभी को लेकर एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ देती है जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। मतलब साफ है कि दैत्य पानी से डरते हैं और इसीलिए यह सभी किसी भी तरह से इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ऊपर से आर्मी उनके लिए काफी सारे ककड़ी फेंकती है ताकि यह अपना पेट भर सकें।
और साथ ही एक बॉक्स के अंदर इन्हें काफी सारे ककड़ी के बीज भी देती है, ताकि जब उनकी ककड़ी खत्म हो जाए तो यह अपने लिए और ककड़ी उगा सकें और अपना पेट भर सकें। सभी दैत्यों का सरदार अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हुए परेशान होता है कि अब मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ यह ककड़ी ही खानी पड़ेगी। एक तरफ हम सूफी को देखते हैं जो सोकर खड़ी होती है। सूफी खड़ी होकर हल्का सा बाहर निकलती है और BFG को बड़े ही प्यारे अंदाज में गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है कि मुझे पता है मेरे प्यारे BFG, तुम मुझे सुन सकते हो। गुड मॉर्निंग BFG। वहीं दूसरी तरफ BFG सूफी की आवाज को सुनकर बेहद खुश होता है। BFG ने अपने लिए अब यहाँ पर तरह तरह की सब्जियां उगा कर रखी हैं। मतलब साफ था कि जब BFG रानी के महल गया था तो रानी ने शायद इसके लिए तरह तरह की सब्जियों के बीज दे दिए थे और अब BFG को हर रोज ककड़ी की सब्जी खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास अब तरह तरह की सब्जियों का पूरा खेत मौजूद है। और अब इसी के साथ BFG की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो अब सिर्फ सोचिए मत, शुरुआत कीजिए। मैंने अपने अनुभव के आधार पर टेलीग्राम पर एक कोर्स तैयार किया है जिसमें मैं स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, आकर्षक थंबनेल बनाना, चैनल ग्रोथ और यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार ओरिजिनल और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपका स्वागत रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।